हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ ये जो मॉडल पेपर है आपके न्यू पेपर पैटर्न पर आधारित है। ये समझ लेना, ये जो मॉडल पेपर है जो आपका न्यू पेपर पैटर्न आया है इस पर आधारित है और ये सेम पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंस सकते हैं, तो इसीलिए आपको कई सारे मॉडल पेपर को सॉल्व करना है, कई सारे मॉडल पेपर लगाना है। क्योंकि बच्चों जब आप मॉडल पेपर लगाओगे तो आप पूरा एक बार सिलेबस आपका रिवीजन होगा और रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर जो भी आपके बोर्ड के मॉडल पेपर रहते हैं इनको आप सॉल्व करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का आपको तरीका मिलेगा। और इस पूरे मॉडल पेपर को हम लोग विद सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं, यानी कि इसका पूरा कंप्लीट हम लोग हल देखने वाले हैं, इसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इसीलिए आप पूरा मॉडल पेपर अच्छे से समझना और हर एक क्वेश्चन को करने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्योंकि बच्चों केमिस्ट्री यानी कि जो रसायन विज्ञान होता है इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा अगर मोस्टली हम बात करें तो आपकी जो अभिक्रियाएँ यानी कि रिएक्शन होती हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में अभिक्रियाएँ आती हैं, ये अभिक्रियाओं का जो है इंटरकनेक्टेड रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको अभिक्रियाएं सीखना है तो आपको अभिक्रियाएं करना पड़ेगा। और अभिक्रियाएं आपको पता है 3 से 4 टाइप की आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं। एक टाइप होता है क्या होता है जब, दूसरा टाइप होता है कैसे प्राप्त करोगे, और तीसरा टाइप अगर आप समझें तो नेम रिएक्शंस आप मान लीजिए। और आपकी कुछ रिएक्शंस आती हैं जिसमें मान लीजिए यहाँ पर H दिया गया है, H2 दिया गया, प्लस आपका निशान लगाया गया, इधर डॉट डॉट किया गया, एरो दिया गया और इधर बता दिया गया आपका H2O बनेगा। तो आपको बताना है यहाँ पर आपका कौन सा कंपाउंड रहेगा। ऐसे भी रिएक्शंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आती हैं। तो इसीलिए इस तरीके की जो पूर्ण करने वाली अभिक्रियाएँ होती हैं उनको भी हम लोग एक एक करके समझेंगे। और आपको अभिक्रियाएँ अगर समझना है तो आपको रिविजन करना पड़ेगा। तो इसीलिए पूरे पेपर को हम लोग अच्छे से समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। आपको पता है आपका पेपर जो है वो 70 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम भी दिया जाता है। सारी चीज़ें आपको आई होप पता होंगी और आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ कर रखी हुई होंगी। आपको पता है स्टार्टिंग के 15 मिनट जो होते हैं परीक्षार्थी यानी कि जो भी एग्जाम दे रहा है उसको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। और मैं कहता हूँ बच्चों इसका सबसे बढ़िया आपको यूज करना चाहिए। ये जो आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, आपको क्या करना है, आपको कॉपी मिलती है, उस कॉपी में सबसे पहले आप इस तरीके से आगे और पीछे लाइनिंग कर लेना। मैं कहता हूं आपके जो नंबर है एक भी नहीं कटेगा, क्योंकि जो लाइनिंग होती है तो आप जब डबल कॉपी लेते हैं तो ओवरलैपिंग नहीं होती। जब उसको बांधते हैं, जो बच्चे एक साइड में लाइनिंग कर लेते हैं लेकिन दूसरी साइड में लाइनिंग नहीं करते उनको प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए आपको कॉपी के दोनों तरफ लाइनिंग करना है। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आपका पेपर है। ठीक है, बोर्ड का पेपर है, मॉडल पेपर है। ठीक है, इसको में हम अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसमें देखो क्या कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए, यानी कि जो आपका प्रश्न है इसके प्रश्न के प्रत्येक खंड में आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखना है, यानी कि आपको जो भी सही विकल्प है उसको चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कि कॉपी पर लिखना है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्या कह रहा है, देखो एक तरीके से क्या बच्चों हमारा न्यूमेरिकल है। ये क्या है, न्यूमेरिकल है। और बच्चों न्यूमेरिकल जो आपका किस चैप्टर से, ये आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता होगी। तो जो न्यूमेरिकल है आपका एक चैप्टर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा विलियन। ये जो आपका न्यूमेरिकल है बच्चों ये बिलियन चैप्टर से है। और यहाँ पर पूछी जा रही है मोलरिटी यानी कि मोलरता, यानी कि जिसको हम लोग एम से प्रदर्शित करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि 5 ग्राम NaOH यानी कि 5 ग्राम NaOH है, उसमें 450 ml बिलियन में घुला है। यानी कि 5 ग्राम NaOH जो है 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। तो बिलियन की हमें मोलरता निकालनी है, इसकी मोलरिटी की हमें गणना करना है। अब देखो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, कोई एक विकल्प सही होगा। तो इसमें देखो चाहे ये सही हो चाहे ये सही हो, हमें नहीं पता है। तो इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे क्या, सॉल्व। देखो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हर एक चीज़ को अच्छे से लिखेंगे। देखो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर जो गिवन वैल्यूज हैं हमें क्या क्या मान दिया गया, हमें सारी चीज़ें नोट कर लेते हैं। हमें दिया गया बच्चों W = कितना दिया गया, 5 ग्राम जो कि NaOH की मात्रा दी गई है। फिर 450 ml विलियन यानी कि जो आयतन दिया गया वो 450 ml में दिया गया है। ml से जो मान दिया गया ml में दिया गया, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग लीटर में चेंज करेंगे। तो लीटर में चेंज करने के लिए 450 अपॉन में 1000 से इसको हम भाग कर देंगे। तो ये जो आपका मान आ जाएगा ये आपका लीटर में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर कह रहा है इतने NaOH। अब NaOH का अणुभार निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे NaOH का
अणुभार। आई होप आपको अणुभार इसका याद होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने कई बार जब भी न्यूमेरिकल पढ़ाता हूँ तो एक दो न्यूमेरिकल बिलियन चैप्टर के जरूर आते हैं। उसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल आप देखेंगे जो आपका NaOH होता है, या आप देखेंगे KOH हो गया, या आप C2H5OH हो गया। ऐसे जो C2H5 COOH ऐसे हो गया, या CH3 COOH हो गया, इस तरीके के कंपाउंड ज़्यादा आते हैं। देखो Na के आपको पता है कि जो आपकी द्रव्यमान संख्या होती है 23 होती है, Na की 23 होती है, एक ऑक्सीजन है इसकी 16 होती है, एक हाइड्रोजन की 1 होती है, 16 एक 17 होती है, आपके हो गए 40, यानी कि इसका अणुभार जो आ गया बच्चों ये 40 यानी कि 40 आ गया। M का मान यहाँ पर जो है वो 40 आ गया, याद रखेंगे। अब बच्चों हमें क्या निकालनी है, मोलरता। मोलरता का आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, M होता है W इंटू में आप लिखेंगे 1000 अपॉन में M इंटू में आप लिखते हैं V लिख लीजिए, और V किस में होना चाहिए, यहाँ पर ml में होना चाहिए। ml में आप लिखेंगे V को, ml में लिखेंगे कब, जब आप ऊपर 1000 लगा रहे हैं। अगर ऊपर 1000 नहीं लगा रहे हैं तो आप लिखेंगे इसको लीटर में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लीटर में चेंज कर लिया तो हमें कोई टेंशन नहीं है, हम डायरेक्टली ml वाली वैल्यू पुट कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। तो देखो चाहे आप लीटर वाली चेंज करेंगे तो 1000 नहीं रहेगा। देखो m का मान कैसे निकालेंगे, W का मान हमें दिया गया 5 ग्राम, इंटू में हम भाग देंगे 1000 से, गुणा है गुणा। M का मान हमें पता है हमारे पास कितना आया है 40, इंटू में 450 दिया गया है, ml में कहा रहा है, तो हम इसको इससे देंगे काट, इसको हमने इससे काट दिया। इतना ही आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो आपको अच्छे से इतने अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना तो आप हर एक चीज़ को अच्छे से कर लोगे। देखो फिर हम करेंगे इसको भाग, M = क्या हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस जीरो को इस जीरो से भी कैंसिल कर देंगे 4 से, ठीक है। फिर इधर काटेंगे 5 एकन 5 5 नेमा 45, ठीक है, समझ में आ रहा। 2 एकन 2 2 दूनी 4 2 पंचे 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इधर क्या बचा, ऊपर बचा है 5, नीचे बचा है 9 दूनी 18, M का मान बचा है 5/18। इसको जब हम बच्चों भाग करेंगे 5/18 को, लगाएंगे दशमलव, इधर जीरो बढ़ाएंगे, 18 दूनी कितने होते हैं 36, और 18 दूनी 36, 36 से निकल जाएंगे तो बचेंगे आपके 14 14। तो अब इसको 18 7 7 बार 18 7 फिर 9 फिर 2 और फिर आ जाएंगे 7, और इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दे रहा है 7 2.77 2.2 ये देखो बच्चों 0.77 ये आपका दिया गया है, ये मान दिया गया है। तो यही वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, और इसका मात्रक हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। इस तरीके से आपको इसकी मोलरता को आप कन्वर्ट कर लेंगे, इस काउंट कर लेंगे, निकाल लेंगे। यानी कि अब देखो यहाँ पर आप काटते तो 2 से 3 बार 7 7 आता है या 6 भी आता है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं 0.777775 आ रहा है तो इसको हम डायरेक्टली 8 लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। और आपने ऐसा कई जगहों पर लिखा हुआ भी देखा होगा अप्रोक्सीमेटली में, ठीक है। तो इसका पहला चौथा वाला विकल्प जो है सही है, और अगर आपने इस क्वेश्चन को सही कर दिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर खा है कि संकुल दिया गया K3 दिया गया है, CO दिया गया है, C2O4 का होल थ्राइज दिया गया, में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, और कभी कभी इसका ऑक्सीकरण संख्या के साथ साथ इसका IUPAC नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो IUPAC नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पर डायरेक्टली इसके जो यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे उसको देखेंगे। देखो K का हमें पता है +1 होता है, इंटू K कितनी बार है 3 बार है, ठीक है, इसे लिख लेंगे। अब हमें कोबाल्ट यानी कि CO की निकालनी है, जिसको निकालनी है उसको हम X मान लेंगे। C2O4 एक ऋणात्मक लिगेंड होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, एक केंद्रीय धातु परमाणु है CO, और ये ऋणात्मक लिगेंड होता है, उसका मान होता है -2, इसके लिए प्रयुक्त करते हैं, इसको माइनस का है तो इसको अंदर बैक कर देंगे, और यहाँ पर कितना है होल थ्राइज है, ठीक है, = यहाँ पर रहता है 0, ठीक है। अब देखो 3 एकन 3 प्लस आपका रहेगा X प्लस माइनस 3 दूनी 6 यानी कि -6 = 0, ठीक है। X प्लस क्या बचेगा, X माइनस बचेगा। देखो 3 से -6 हैं, इसके प्लस के 3 से घटाएंगे तो -3 बचेगा,
x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन 3 को हम ले जाएंगे 0 के इधर, तो ये आपके हो जाएंगे पॉजिटिव में, यानी कि x इक्वल टू +3 आपका ऑप्शन में सही आ रहा है। यानी कि इसकी जो क्या पूछा जा रहा था, आक्सीकरण संख्या +3 होगी। और यहाँ पर देखो माइनस में तो कहीं पर ऑप्शन भी नहीं है, तो इसलिए +3 सही है। ये हमारा दूसरा वाला जो तीसरा विकल्प है ये बिल्कुल राइट है। तो इस तरीके से हमें किसी भी यौगिक की संकरण निकाल लेना है, लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए किस यौगिक के लिए हम +1 यूज करते हैं, किसके लिए हम +2 यूज करते हैं या माइनस यूज करते हैं, और कौन सा ऋणात्मक लिगेंड होता है, कौन सा धनात्मक लिगेंड होता है। ये सारी चीज़ें मैंने उस टाइम पर बताई थी जब आपको ऑक्सीकरण संख्या पढ़ाया था, और जिस टाइम आपको मैंने IUPAC पढ़ा रहे थे वहाँ पर भी मैंने आपको बता रहा था, जब इसमें जैसे कोबाल्ट 3 सल्फेट 3 निकलेट ऐसा प्रयोग होता, तो वहाँ पर जो 3 प्रयोग होता था वो ऑक्सीकरण संख्या ही लिखी जाती है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं बच्चों आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप जाकर जरूर देख लें। अब बच्चों देखो अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं, IMP क्वेश्चन है, आप स्टार लगा लीजिए। सेम क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, आप लोगों से पूछा गया है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, परिवर्तनीय ऑक्सीकरण, स्कैंडियम सबसे इंपॉर्टेंट है, स्कैंडियम सब में मिल जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन नंबर घा है। घा में हमसे कह रहा है यौगिक जिसमें क्षारीय प्रबल सबसे अधिक है। देखो यहाँ पर सभी एमीन है एक तरीके से, इसमें भी एक एमीन ए है, एक एमीन ए है, ये आपका अमोनिया है। ये क्या है बच्चों, अमोनिया है, अमोनिया है। अब बच्चों अमोनिया है, अमोनियल नहीं, अमोनिया है। ये बच्चों 3 डिग्री एमीन है आपकी, ये बच्चों 2 डिग्री एमीन है, और ये बच्चों आपकी 1 डिग्री एमीन है। क्योंकि यहाँ पर NH लगा तो 2 डिग्री हो जाएगी, यहाँ पर सिंगल N है तो 3 डिग्री हो जाएगी, यहाँ पर NH2 लगा तो 1 डिग्री एमीन हो जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए कौन सा एमीन 1 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन सबसे प्रबल क्षारीय कौन सा एमीन होता है। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। सबसे प्रबल क्षारीय जो होता है वो बच्चों 3 डिग्री एमीन होता है, और इसका जो हमारा विकल्प सही होगा वो हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को भी अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कर लीजिए। यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है, देखो इनमें आपको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा यौगिक है जो डाइसैकेराइड नहीं। आप लोगों ने पढ़ा होगा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो बच्चों यहाँ पर जो सेलुलोज है वो एक डाइसैकेराइड यौगिक नहीं है, आपको पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिक की पहचान टालेन अभिक्रमक से होती है। इसमें से कौन सा यौगिक है जिसकी पहचान हम लोग टालेन अभिक्रमक के द्वारा करते हैं। टालेन अभिक्रमक की प्रयुक्त विधि को प्रयुक्त करके हम किस यौगिक की पहचान करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए टालेन अभिक्रमक से हम एल्डिहाइड की पहचान करते हैं, और आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी कई बार पढ़ा होगा। आई होप मैं ऐसा आशा कर सकता हूँ। ठीक है, अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका का खंड है, और यहाँ पर भी आपका है क्या, न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, न्यूमेरिकल है। और ये न्यूमेरिकल भी आपका बच्चों एक चैप्टर है जिसको जो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट में दिया गया था विलियन, ये विलियन चैप्टर से ही ये वाला न्यूमेरिकल भी है। अब यहाँ पर पूछा क्या क्या गया, इसको ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आप इस पर स्टार लगा लीजिए। देखो क्या कह रहा है कि 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल। अब देखो बच्चों यहाँ पर मैं कहता हूँ आपको कुछ नहीं करना है। एथिलीन ग्लाइकॉल कह रहा है, साथ साथ आपको फार्मूला भी दे रहा है कि इसका फार्मूला ए है। अब आपको अगर एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला नहीं पता तो आप समझ लो इस न्यूमेरिकल में आप कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है आपको यहाँ पर बता दिया गया कि ये इसका फार्मूला होता है। को 450 ग्राम जल में मिलाया जाता है। इसको क्या किया जा रहा है, 450 ग्राम जल में मिलाया जा रहा है। तो निम्नलिखित की गणना कर लो। यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये 2 नंबर में क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है 1+1। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि विलयन के हिमांक में अवनमन और विलयन का हिमांक। अवनमन का मतलब होता है कमी, यानी कि इसमें कमी निकालनी। देखो इस पूरे न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लेना। अगर आपने थोड़ा बहुत इधर उधर किया तो आई होप आपको नहीं क्लियर होगा, तो इसीलिए आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर हमें देखो हम नोट कर लेते हैं गिवन, यानी कि हमें इसमें जो भी वैल्यूज दी गई हैं उनको नोट कर लेते हैं, यानी कि जो भी मान हमें दिए गए इनको हम लिख लेते हैं। 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, इसको हम लिख लेते हैं स्मॉल w से, ये आपका 30 ग्राम दिया गया। ठीक है, यहाँ पर हमें कैपिटल W का मान कितना दिया गया, 450 ग्राम।
अब बच्चों यहाँ पर याद रख लेना, जो भी मान कम होगा वो हम मानेंगे स्मॉल w, और जो भी मान ज़्यादा होगा उसको मानेंगे हम कैपिटल W। अब बच्चों हम लिखेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल C2H5, C2H6 होता है, हाँ C2H6 दिया गया है, C2H6O2 का अणु भार, मोलिकुलर वेट ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, देखो इसका मोलिकुलर वेट कितना आएगा, आपको पता है ये कार्बन के लिए हम 12 प्रयुक्त करते हैं तो 12 गुणे हो जाएगा 2। ठीक है, एक ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन है कितने 6 हैं तो 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन का हम 16 लेते हैं, 16 और हैं कितने 2 हैं। देखो 12 दूनी 24 प्लस 6 एकन 6 प्लस 16 दूनी 32, 32। इनको आप जोड़ लीजिए, 24 और 6 हो जाएंगे 30 और 2 30 और 30 60 और 2 62, यानी कि यहाँ पर जो इसका मान आ गया एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार आ गया वो आपका 32 आ गया। और इसको एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार जिसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपको नोट याद रख लेना है, कहाँ पर कह रहा है, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा। देखो पहले हम सूत्र लिख लेते हैं, डेल्टा TF क्या, विलयन के हिमांक में अवनमन, हाँ हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो इसको डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या होता है, डेल्टा नहीं, यहाँ पर KF होता है, KF होता है इनटू में स्मॉल w होता है, इनटू में आपका 1000 रहता है, अपोन में आपका कैपिटल W रहता है। ये बच्चों कैपिटल W बना हुआ, बड़ा बना देता हूँ, और इनटू में m रहता है। ये आपका सूत्र होता है। यहाँ पर अब आप कहोगे सर हम KF का मान कहाँ से लाएंगे, तो KF बच्चों है जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक जो होता है उसका मान एक कांस्टेंट होता है। जल के लिए मोलल अवनमन का स्थिरांक, जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक आप ऐसे लिख लीजिए, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक इस KF, इसका बच्चों कांस्टेंट एक मान होता है 1.86 और केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। ये इसका होता है मान, होता है कांस्टेंट होता है। अब ये मान हम इस वाले सूत्र में रख देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट वाला काम सॉल्व कर रहे हैं, क्या इसका विलयन के हिमांक में अवनमन। देखो कितनी की कमी आएगी इसको हम देख लेते हैं। डेल्टा TF, डेल्टा का मतलब होता है बहुत कम कमी आएगी। KF का मान आपको पता है 1.86, इनटू में स्मॉल w का मान है 30 ग्राम बच्चों, इनटू में आपका 1000 रहेगा, डिवाइडेड बाई कैपिटल W का मान है 450, इनटू में आपका रहेगा 450 m यानी कि 62 रहेगा। एक जीरो से एक जीरो को हम लोग कर देंगे कैंसिल। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। और इसको हम थोड़ा बहुत काट लेते हैं। देखो इधर 0.2 संख्या के बाद है, इसमें हम नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, इन 2 जीरो को इन 2 जीरो से कैंसिल करवा देंगे, इनसे कैंसिल करवा दिया। अब इसको यहाँ पर हम काट देते हैं 5 से, 5 नेम 45, 5 दूनी 10। अब 2 आ गया, 200 में इधर 16, 2 तियाँ 6, 2 एकन 2, 31 से काट देंगे। इधर 3 एकन 3, 3 तियाँ 9। हमारे पास मान क्या बचा, डेल्टा TF इक्वल टू क्या बचा 186, ऊपर तो और कुछ बचा नहीं, 186 बचा और सारा कट गया। और इधर बचा 3 इंटू में 13 1, ठीक है, इतना बचा। इसको 186 डिवाइड बाई 3 एकन 3, 3 तियाँ 9 यानी कि 93। इसको आप कर दीजिए भाग, इसको इससे करेंगे भाग। जब आप इसको भाग करोगे तो 93 इंटू 2 बार चला जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा। आप करके देख लेना। TF इसका मान आ गया बच्चों 2, और मान आ गया 2 TF है, हाँ तो टेम्परेचर है तो केल्विन में, यानी कि TF का मान आ गया बच्चों 2। TF का बच्चों मान कितना आ गया हमारा, यहाँ पर डेल्टा TF जो हमसे पूछा जा रहा है, डेल्टा TF इसका मान आ गया 2 केल्विन। इस यानी कि इसमें 2 केल्विन की कमी हो जाएगी, ठीक है। अब 2 केल्विन निकल गया। अब बिलियन का हिमांक निकालना है। अब देखो बच्चों, बिलियन का हिमांक निकालने के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। देखो बच्चों, जो आपका विलयन का हिमांक, देखो जो आपका विलयन का हिमांक होता है इसका एक सूत्र होता है, जल का हिमांक
माइनस में रहता है डेल्टा टी एफ, ये होता है। तो विलयन का हिमांक इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा। अब बच्चों जल का हिमांक जो हम लेते हैं 273 केल्विन लेते हैं। क्या लेते हैं 273 केल्विन। 273.15 आप लोगों ने कहीं कहीं पर लिखा हुआ देखा होगा, माइनस का आपका रहेगा डेल्टा टी एफ, ये होता है जल के लिए हिमांक होता है। अब आप इसको इसके हटा देंगे, घटाएंगे जब, तो विलयन का हिमांक निकल के आ जाएगा। कितना होता है डेल्टा टी एफ का मान कितना है 273.15 माइनस का 2, क्योंकि डेल्टा टी एफ का मान अभी हम लोगों ने निकाला है वो आया है 2। ठीक है, अब देखो इससे 2 को घटा देंगे तो हमारा 271, 2 कट चले जाएंगे, 271.15 आएगा, इतना बचेगा। तो हम इतना क्या करेंगे, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, देखिए ए भी हमारा आंसर जो है राइट है, ए भी राइट आंसर है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने डायरेक्टली इसको 273 लिखा हुआ ज़्यादातर देखा होगा, तो हम चाहे 273 करें माइनस डेल्टा टी एफ कर देंगे तो भी हमारा 171 आएगा, 271। तो हम इससे 273 माइनस के 2 करेंगे तो 271 आ जाएगा, और इसका मात्रक आंसर हो गया, और इसका मात्रक आपका होता है K4 केल्विन। इस तरीके से हमें दोनों क्वेश्चंस को हल करना है, यानी कि जल विलयन का हिमांक क्या होगा 271 केल्विन रहेगा, और 273 केल्विन होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज़ आपको याद रख लेना। ठीक है, समझ में आ गया ना। आई होप आपको अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आ गया, अगर आपने एक एक चीज़ को अच्छे से समझा। देखो अब जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, इन पदों को आपको परिभाषित करना है। सबसे पहले आपको मोल अंश पूछा जा रहा है, फिर मोललता पूछी जा रही है। मोल अंश कहें या फिर हम इसी को मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोल प्रभाज, या इंग्लिश में इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसको मोलरिटी कहते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इन दोनों की हमें परिभाषा लिखनी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मोल अंश को देखिए, इसलिए हमने नोट डाउन करके रख लिया। देखो खा खंड है हमारा, दूसरे का मोल अंश या फिर हम मोल प्रभाज जिसको कहते हैं। देखो क्या लिखा है, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या। अब यहाँ पर घटक हो सकता है, देखो यहाँ पर एक घटक लिखा गया है, और कभी कभी आपको किसी बुक में या कहीं कहीं पर किसी यूट्यूबर ने आपको पढ़ाया होगा, किसी टीचर ने पढ़ाया होगा कि एक अवयव, अवयव क्या लिखा होता है, अवयव, अवयव। तो आपको घबराना नहीं, घटक या अवयव बात एक ही है। एक अवयव या फिर एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या फिर मोल प्रभाज, इंग्लिश में इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। देखो मोल अंश या मोल प्रभाज कैसे निकाला जाता है, एक घटक के मोलों की संख्या, यानी कि जिसका पूछ रहा है, विलय के पूछ रहे हैं या विलायक के, हम उसके मोल अंश निकालेंगे। मोलों की संख्या, मोलकों की संख्या मैंने निकालने बता दिया है, मोलिकुलर वेट अपॉन, नहीं वेट इन ग्राम अपॉन में मोलिकुलर वेट होता है, ये आपके मोल निकालने का सूत्र होता है। फिर आपके कुल घटक के मोलों की संख्या, यानी कि उस विलयन में जो विलय है उसके भी मोल निकालने हैं और विलायक के उसके भी मोल निकालने हैं, दोनों को जोड़ देना, हमारा मोल अंश यानी कि मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन जो है उसका मान हमारे पास आ जाएगा और हमें उसका मान मिल जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों आपको लिखना है मोलरिटी के बारे में। मोलरिटी देखो ये सारे सूत्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि विलयन चैप्टर में यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, पीछे सॉल्व कर चुका हूँ, पूरे पेपर में 2 बार तो विलयन के चैप्टर का न्यूमेरिकल आ चुका है। अभी हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कितनी बार विलयन से रिलेटेड जो आपका विलयन चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसी विलयन के एकांक भार, देखो यहाँ पर एकांक वेट लिया जाता है। किसी विलयन के एकांक भार विलायक में उपस्थित, एकांक भार विलायक, याद रखना विलय की बात नहीं कर रहा, विलायक की बात कर रहा है। और विलायक जो होता है विलयन में होता है, विलयन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक विलयन में विलय होता है और दूसरा आपका विलायक होता है, तब विलयन मिलता है। तो किसी विलयन के एकांक भार विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, मोलों की संख्या जो होती है वो मोललता कहलाती है, मोललता। ठीक, मोलरता का सूत्र क्या होता है इसको भी ध्यान से समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर बच्चे मोललता और मोलरता में कंफ्यूज हो जाते हैं। विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का जो भार रहेगा, जो विलायक का भार रहेगा वो किलोग्राम में रहेगा, याद रख लेना। वहाँ पर हम विलयन का आयतन ले रहे थे, वो ले रहे थे लीटर में, ये मात्रक जरूर याद रख लेना। अब वहाँ पर इसमें कह रहा है विलायक का भार हमें किलोग्राम में रखना है। अगर किलोग्राम में नहीं रखेंगे तो हमें सूत्र दूसरा लगाना पड़ेगा, उसमें 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर विलायक का भार ग्राम में दिया गया तो उसको एक बार हम किलोग्राम में चेंज करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि सारी चीज़ें, सारे पॉइंट हमें याद रखने होते, तभी हम एक न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे।
तो हमें किसी भी क्वेश्चन को हल करना रहता है तो उसके हमें हर एक चीज़ की जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ए वाला क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों लेंथेनाइड आकुंचन या लेंथेनाइड आकुंचन क्या है, लेंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। इसको मैं बाद में पढ़ूंगा, अभी पढ़ूंगा। ये क्वेश्चन भी अच्छे से करवाऊंगा। देखो इससे पहले हम इसको देख लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। और ये भी इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा था, ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखो EFeNH3 का वोल्टाइज CN4 माइनस की ज्यामितीय समअवयव की संरचना। यहाँ पर इसके दो ज्यामितीय समअवयव बनेंगे, याद रख लेना। कितनी बनेंगी बच्चों? दो बनेंगी। एक आपका समपक्ष बनेगा और दूसरा आपका विपक्ष बनेगा। क्या होगी? दो बनेंगी। क्या बनेगा? एक आपका समपक्ष बनेगा और दूसरा आपका विपक्ष बनेगा। देखो हम कैसे बनाएंगे। देखो अगर हम इसको बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, देखो इसको समझ लो एक बार, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ, एक मिनट बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पर हमें दिया गया जो हमारा कंपाउंड है वो है EFeNH3 का होल ट्वाइस CN4 ब्रैकेट है और ऋणात्मक है। इसके में क्या बनाने हैं? ज्यामितीय समअवयव बनाने। देखो हम कैसे लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर ANS, ठीक है। देखो ये हमारा Fe जो है इसको हम सेंटर में रखेंगे, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु है। अब हमें देखो इसमें NH3 कितने हैं? 2 बार, तो 2 1 2, एक यहाँ है 4 बार, 1 2 3 और 4। हमने 4 डंडे खींच लिए Fe के चारों ओर। इस तरीके से हमने इसको बना लिया, ठीक है। सेम इसका एक और हम बना लेते हैं। Fe है, इसके इधर 1 2 3 4 5 और एक 6। इस तरीके से हमने इसके बना लिए दो। हमें क्योंकि एक समपक्ष बनेगा और एक विपक्ष बनेगा। देखो होगा क्या, देखो NH3 हमें 3 जगह पर NH3 लगाना है, तो हम एक जगह पर 2 जगह पर NH3 लगा देते हैं और 2 जगह पर NH3 लगा देते हैं, ठीक है। फिर बाद बाकी जो भी बचा वहाँ पर हमें CN लगाना है, CN CN CN। देखो अब ये जो बच्चों देखो NH3 दोनों हैं, ये 2 NH3 हैं, दोनों क्या है? पास पास है, तो ये कौन सा पक्ष होगा? समपक्ष हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? और इसके पीछे आप इस तरीके से आप बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, ये समपक्ष। और यहाँ पर लिगेंड कैसा है? ऋणात्मक है, तो यहाँ पर हम निगेटिव का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। ऐसे हम इधर भी लगा लेते हैं। इधर देखो हमें क्या बनाना है? इसका विपक्ष बनाना है। तो विपक्ष बनाने के लिए हम NH3 एक जो है इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, एक हम नीचे लगा देंगे, इधर लगा देंगे NH3, और जो भी बची है उसमें हम लोग CN लगा देंगे। अभी इसका क्या रूप हो गया बच्चों? वो रूप था समपक्ष और ये रूप हो गया इसका विपक्ष। इसके भी हम इस तरीके से इसके गोला खींचेंगे और इस तरीके से कर देंगे, और एक ऋणात्मक लिगेंड है तो इसीलिए हम यहाँ पर निगेटिव का चिन्ह लगा देंगे। और ये क्वेश्चन हम जब कर देंगे तो हमें इसके लिए नंबर दिए जाएंगे, वो भी दिए जाएंगे 2, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका है काखंड। इस क्वेश्चन नंबर 3 के काखंड को भी हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखो पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखो क्या कह रहा है, काखंड में क्या कह रहा है। CH3 दिया गया, CH2 दिया गया, CH2 CH3 ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, कि मुक्त मूलक क्लोरीनन के बनाने के वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समावयवों की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपको मोनोक्लोरो संभावित समावयव इसके कितने बन सकते हैं। जैसे इसमें ज्यामितीय समावयव की बात कीजिए तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी समावयव बना जाए। ये है क्या? मेथ एथ प्रो ब्यूट, यानी कि क्या है बच्चों? ब्यूटेन है हमारा, ब्यूटेन, ये हमारे पास ब्यूटेन है। इसको समझ लेना क्योंकि यहाँ से भी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। देखो हम इसके 2 समावयव बनाएंगे। देखो इसका हम यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं। देखो पहले हमें लिखना CH3 CH2 CH2 CH3, सॉरी बच्चों CH3, ये प्लस का निशान नहीं है बच्चों, याद रख लेना CH3 प्लस हमें क्लोरीन करना है, यानी कि इसमें Cl2 को जोड़ देना, Cl2 जोड़ दिया। अब हमारे पास 2 जो कंपाउंड बनेंगे उनके बारे में ध्यान रखना। देखो हम दोनों को पहले लिख लेते हैं, इसके 2 संभावित समावयव बन सकते हैं, फिर आप कहेंगे अभी मैं बता दूंगा क्यों कैसे बनेंगे। ठीक है, Cl2, देखो एक तो हम क्या करेंगे, इसका Cl जो है लास्ट में जोड़ देंगे, यानी कि CH3 रखेंगे, CH2 रखेंगे, CH2 रखेंगे और नीचे CH2
और Cl जोड़ देंगे, यानी कि आखिरी कार्बन पर जोड़ देंगे और एक में हम क्या करेंगे, बीच में जोड़ देंगे। CH2 हो गया और CH रखेंगे और CH3 रखेंगे, इधर यहाँ पर Cl जोड़ देंगे। अब आप कहोगे, देखो हो सकता है आपके मन में डाउट हो रहा होगा शायद। देखो अब आप कहेंगे कि सर आपने लास्ट में लगाया, आप बीच में भी लगा सकते हैं, 2 नंबर पे तो 2 नंबर पे लगा हुआ है। अब आप कहेंगे सर इधर से गिने आप तीसरे नंबर पे लगा लेंगे, तो नहीं होता है बच्चों। उधर से हम नंबरिंग करते हैं जिधर कोई क्रियात्मक समूह या फिर साइड चेन या फिर मल्टीपल बॉन्ड या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप, ऐसे कोई चीज़ मिलती है उधर से नंबरिंग करेंगे। अगर हमने Cl को इधर लगा लिया, इधर मान लीजिए यहाँ पर सपोज कीजिए लगा लिया, तब भी ये 2 नंबर पे फंस रहा है, 1 2 और इधर से भी 2 नंबर, तो इसकी 2 संभावित मोनोक्लोरो बन सकती हैं और इनमें HCl जो है वो निकल जाएगा। दोनों में क्या होगा, HCl निकल जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से एक H कम हो रहा है, CH3 था, यहाँ पर CH2 बचा, इसका H निकला और ये Cl2 था, एक HCl के रूप में निकाल दिया। लेकिन ये निकालने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इतना बनाना है और इसके लिए आपको बोर्ड में एग्जाम में 2 नंबर मिले। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिनोल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। जो आपका फिनोल है वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, कारण सहित समझाइए। देखो फिनोल जो होता है वो आपके क्या करता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन एथेनॉल ऐसा नहीं करता है। आपने फिनोल का स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ा होगा, बीच में आप 3 जगह पर एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड लगा सकते हैं या फिर आप गोला कह सकते हैं। फिनोल का एक स्ट्रक्चर होता है, आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। वहीं पर एथेनॉल का जब हम सूत्र लिखेंगे मेथ एथ, यानी कि C2 CH3 CH2 OH, नहीं एक एथेनॉल लिखना है, ओ रहता है, ठीक है, C2O रहता है, ठीक है, एथेनॉल होता है, ठीक है, C2H5OH होता है, OH C2H5OH, एथेनॉल नहीं आल होता है, एथेनॉल, ठीक है। तो ये आपका OH हो गया, समझ में आ गया? तो इसमें ऐसा क्यों है, एथेनॉल लगभग उदासीन होता है लेकिन फिनोल जो होता है अम्लीय होता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझ लो। देखो फिनोल, देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फिनोल में OH समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। देखो आपका जो बच्चों फिनोल है, देखो यहाँ पर देखो, इसमें फिनोल जो है डायरेक्टली बेंजीन की रिंग से जुड़ा होता है। क्या रिंग, अगर इसमें फिनोल ना लगा होता तो रिंग किसकी होती बच्चों, बेंजीन की होती, ठीक है। फिनोल डायरेक्टली किससे जुड़ा होता है, बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, जिसमें H पॉजिटिव जो होता है, H धनात्मक होता है, वो आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर जो H होता है वो आसानी से निकल जाता है, एक्चुअल में जल्दी से रिलीज हो जाता है, जबकि एथेनॉल में ऐसा नहीं होता है। लेकिन एथेनॉल में ऐसा नहीं होता है। अब आप यहीं पर लिखकर छोड़ देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप आगे लिखना चाहें तो लिख लें, क्योंकि एथेनॉल में OH समूह एल्काइल समूह से जुड़ा होता है, जिसमें H आसानी से नहीं निकलता है, H पॉजिटिव जो है आसानी से नहीं निकलता है। सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप इसको छोड़ देंगे, लिखेंगे, क्योंकि फिनोल में OH समूह क्लोरीन यानी कि जो OH समूह होता है, बेंजीन रिंग जो होती है आपकी, जो बेंजीन की जो रिंग है जो कि यहाँ पर बनाई गई है, आपको दिखाया गया, इससे क्या होता है, डायरेक्टली जुड़ा होता है, और जिससे से जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है, एक बार से जुड़ा होता है, जिसमें H पॉजिटिव आसानी से निकल जाता है। लेकिन एथेनॉल में ऐसा नहीं होता है। बस आप इतना लिख कर छोड़ देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लास्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखो बच्चों, अगले क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बोर्ड एग्जाम में आपसे कई बार जो है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए आप इनको भी समझ के रखेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में विभेद कीजिए, इनमें दोनों में क्या करना है, विभेद करना। इस एक आपका एसिटल्डिहाइड है और आपका एसीटोन है, इनमें क्या अंतर होता है। तो देखो एसिटल्डिहाइड और आपका एसीटोन, इनमें आपको अंतर बताना। देखो हमने लिख रखा है एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन। देखो एसिटल्डिहाइड टालेन विक्रमक से क्रिया करके कर लेता है। देखो एसिटल्डिहाइड जो होता है टालेन विक्रमक से अभिक्रिया करता है। अभी ये कहाँ से हमने लिखा, अभी मैं बता दे रहा हूँ। टालेन विक्रमक से एसीटोन अभिक्रिया नहीं करता है। ये देखो, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ये देखो टालेन विक्रमक निम्नलिखित में से किस योग की पहचान टालेन विक्रमक से होती है, एल्डिहाइड। अब वहाँ पर एसिटल्डिहाइड है, प्रोपेल्डिहाइड है, एल्डिहाइड होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं और ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या लिखा गया है, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि एसिटल्डिहाइड टालेन विक्रमक से अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन एसीटोन ऐसा नहीं करता है, तो इसका अंतर हो गया। अब एक नंबर दिया जाएगा तो हम इतना लिख देंगे, काफ़ी है। फिर एसीटोफिनोल और बेंजोफिनोल। देखो एसीटोफिनोल और बेंजोफिनोल, देखो
एसीटोफिनॉल तथा बेंजोफिनॉल। एसीटोफिनॉल एक एरोमेटिक कीटोन है और जबकि बेंजोफिनॉल एक डाई एरोमेटिक कीटोन है। और बस इतना लिख देंगे आपको नंबर मिल जाएंगे। दूसरा है न्यूक्लियोसाइड। पढ़ने का आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड लिखा है और इधर आपका न्यूक्लियोटाइड लिखा है, इनमें अंतर समझाना है। और लगभग हमें 2 नंबर में पूछा गया तो दोनों के दो अंतर लिख लीजिए। यहाँ नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोस शर्करा से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं, याद रख लेना। न्यूक्लियोसाइड जो होता है नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोस शर्करा होती है, लेकिन जैसे हम साइड के टाइट में जुड़ते हैं, जैसे हम टाइट हो जाते हैं, साइड से टाइट हो जाते हैं, तो हमें यहाँ पर फास्फेट समूह भी मिल जाता है। यह नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोस शर्करा वह फास्फेट समूह से मिलकर बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की आपकी डीएनए की जो चेन होती है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। और एक क्वेश्चन आपका जैव अणु चैप्टर से है। यह एक क्षारीय होता है और ये आपका अम्लीय होता है। क्यों होता है अम्लीय? क्योंकि फास्फेट समूह जुड़ गया है। समझ में आ गया ना? तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विलेन को परिभाषित कीजिए। यानी कि विलेन होता क्या, इसका आप विलेन की परिभाषा दीजिए। यानी कि विलेन को परिभाषित करना है। किसी विलेन के सांद्रण में सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त किया जाए? अरे विलेन, विलेय और विलायक का मिश्रण होता है विलेन। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें देखो आंसर, विलेन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलेन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप चीनी प्लस शरबत ले सकते हैं, दूध प्लस पानी ले सकते हैं। ऐसी चीज जिसमें पूर्ण रूप से घुल जाए, जैसे चीनी में आप पानी में चीनी डाल दें, फिर आप चीनी को अलग करना मुश्किल है। ऐसे दूध में अगर आप पानी डाल देंगे तो आपको उसमें एक तरीके से बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। तो ये क्या होता है? समांगी मिश्रण। और विलेन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, उसमें विलेय भी होता है और विलायक भी होता है, उसमें ज्यादा भी कंपाउंड हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलेन कहते हैं। और विलेन मोस्टली 2 चीजों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। ठीक है। अब बच्चों विलेन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां देखो। द्रव्यमान प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग भार प्रतिशत भी कहते हैं, याद रखेंगे। आयतन प्रतिशत हो गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पार्ट्स पर मिलियन यानी कि पीपीएम जिसको कहते हैं। इसका इंग्लिश में भी लिखेंगे तो पार्ट्स पर मिलियन ही लिखा जाता है। मोलरता, नालमरता, मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल अंश या फिर मोल प्रवाह। ठीक है, इस तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि वैद्युत अपघट्य किसी वैद्युत अपघट्य के विलेन की जो चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। यानी कि इसकी चालकता और मोलर चालकता की आपको क्या करना है? परिभाषा देनी है। सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की भी विवेचना करना है। देखो इसकी मोलरता चालकता की हम बात करें तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकता कहते हैं। इसे हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, कप्पा इक्वल, और जो विशिष्ट चालकता होती है उसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा इक्वल टू 1/रो हो जाएगी। वहीं पर मोलर चालकता एकांक आयतन की विशिष्ट चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। ये सूत्र और ये सूत्र जो है कम यूज होता है, लेकिन ये वाला सूत्र ज़्यादा यूज होता है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि ये सूत्र कहाँ से आया, कैसे कैसे लाया जाता है, सारे स्टेप बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको सूत्र याद रख लेना, हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं। फिर हमसे आगे इसी में पूछा जा रहा था कि इसके सांद्रण के साथ इसके परिवर्तन की विवेचना करना। तो देखो सांद्रण के साथ इसके मोलर चालकता और मोलर चालकता में अगर सांद्रता बढ़ाएंगी तो चालकता घटे, सांद्रता को घटाते हैं तो चालकता बढ़ेगी। अगर सांद्रता को हम बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता हमारी भी बढ़े, सांद्रता को घटाएंगे तो मोलर चालकता भी बढ़ेगी और सांद्रता को अगर घटाएंगे तो चालकता भी बढ़ेगी। तो ये सारे इसमें परिवर्तन थे और इतना अगर आप कर देते हैं तो इसके लिए आपको शायद 3 नंबर दिए जाएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि न्यूमेरिकल है। देखो यहाँ पर कह रहा है किसी कोट यानी कि प्रथम कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको प्रथम कोट की अभिक्रिया के बारे में पता होना चाहिए होता क्या। फिर देखो इसी में न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल आपका रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से है। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता इतने मोल लीटर इनवर्स है से इतने मोल लीटर इनवर्स होने में 5 मिनट का समय लग रहा है। यानी कि ए का मान दिया है, ए माइनस एक्स का मान दिया है। इसको पूर्ण होने में यानी कि इसके परिवर्तन होने में प्रारंभिक सांद्रता में होने में इतना समय लग रहा है। ठीक है, और प्रारंभिक सांद्रता को इतने होने में कितना समय लगेगा। पहले हम यहाँ पर वेग स्थिरांक निकालेंगे, के निकालेंगे, फिर हम उसके बाद में इसका टाइम निकाल पाएंगे। काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, बड़ा न्यूमेरिकल है। तो देखिए बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा। यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया
देखो इसकी परिभाषा आई होप आप लोगों को पता होगी। देखो होता क्या है, आप लिखेंगे, देखो लिख लीजिए पहले, फिर मैं समझाता हूँ। वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, वह अभिक्रिया जिसकी दर, अभिक्रिया की दर होती है एक अभिकारक जो आपका अभिकारक होता है, रिएक्टेंट होता है, उसकी सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक प्रथम कोटि की अभिकारक की सांद्रता की फर्स्ट घात, प्रथम घात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, समझिए। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो आप लिख सकते हैं, जैसे N2O5 का एग्जाम्पल आप लिख लेंगे। ठीक है, आप लोगों ने कई सारे एग्जाम्पल पढ़े होंगे, लिख लेंगे। जैसे लिख के देखें N2O5, इससे अगर हम बनाते हैं तो हम बना देते हैं NO2 प्लस O2, NO2 प्लस O2। अब यहाँ पर देखो हमें बैलेंसी से मतलब नहीं, यहाँ पर हमें दर से मतलब है, अभिक्रिया की घात से मतलब है। देखो दर इक्वल टू जिसको हम K से पढ़ते क्या है, N2O5 है, जो अभिकारक होता है वो लिखा जाता है, N2O5 है और उसकी घात कितनी है, 1 है। मेन चीज़ आपकी यही है, क्योंकि घात के बारे में ही बात करता है। वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात, सांद्रता की जो प्रथम घात होती है, प्रथम घात उसके समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। समझ में आ गया? तो हमारा 1 नंबर का काम हो गया। अब हमें 2 नंबर का काम करना है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता A का मान कितना दिया गया है, 0.6 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, से इतने होने में यानी कि A माइनस एक्स का मान दिया गया 0.4 है, हाँ 4 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, होने में 5 मिनट का टाइम लगता है, यानी कि T का मान भी दिया गया 5 मिनट। अब हमें यहाँ पर 3 चीज़ें दी गई, तो हम सबसे पहले सूत्र लगाएंगे। हमें सूत्र पता होना चाहिए आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया, K इक्वल टू 2.303 अपॉन में T log 10 A बटे A माइनस एक्स। और ये न्यूमेरिकल मैंने कई बार सॉल्व करा है इस टाइप का, तो इसीलिए आपको कर लेना चाहिए। एक बार खुद से करके देखिए, फिर आप वीडियो देख लेना। देखो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। देखो 2.303 अपॉन में टी का मान आपको पता है 5 मिनट दिया गया है, log 10 A का मान देखो कितना दिया गया 0.6 अपॉन में 0.4। दशमलव से दशमलव काट देंगे, 2 एकन 2 दूनी 4 2 3 6, इसको काटेंगे 2 एकन 2 दशमलव लगाया 2 पंचे 10 1.5 K इक्वल टू 2.303 अपॉन में 5 log 1.5। log 1.5 का आप लोग मान निकाल लेना एक बार। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अन्यथा आप निकाल कर भी एक बार चेकआउट कर लेंगे ताकि आपको पता हो जाएगा। इसका जो मान आएगा 1.5 का 1.5 का होता शायद 0.0176, शायद इतना ही होता है बच्चों लगभग। मैं बता दे रहा हूँ, क्लियर नहीं है लेकिन इतना ही होता है लगभग। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये बच्चों K का मान आ गया, हम इसको यहीं पर छोड़ लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमें K का मान चाहिए थे, वो हमारा K का मान फर्स्ट टाइम में आ गया। देखो अब हमें क्या चाहिए लगता है, फिर प्रारंभिक सांद्रता को इतना होने में कितना समय लगेगा, यानी कि इसकी सेकेंड कंडीशन भी हम लोगों को सॉल्व करनी। देखो इसलिए जब हम लोग सेकेंड कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो हमें सूत्र तो यही लगाना है 2.303 T log 10 A बटे A माइनस का x। अब ये 1 बटे A माइनस एक्स का मान, A माइनस एक्स का मान यहाँ पर चेंज किया गया, तो K इक्वल टू क्या रहेगा 2.303 अपॉन में रहेगा T log
ए का मान कितना है 0.6 है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर a माइनस एक्स का मान 0.3 मोल है अपॉन में 0.3 मोल, 3 1 3 2 नीचे दशमलव से दशमलव कैंसिल, ठीक है। यानी कि k इक्वल टू 2.303 अपॉन में t log 2 आ गया। k इक्वल टू 2.303 अपॉन में t log 2 का मान होता है 0.3010 होता है। अब बच्चों हमारे पास इतना सारा कुछ आ गया है, हमें सारे मान मिल गए, तो हम k का मान भी यहाँ से रख लेते हैं। k का मान क्या है 2.303 अपॉन में 5 इंटू में 0.176, ये बच्चों 1 है और ये बच्चों आपका 76 है। इक्वल टू क्या है 2.303 अपॉन में t है इंटू में 0.3010 है। 2.303 से 2.303 कैंसिल हो गया, नहीं हुआ, हो गया ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो ऊपर क्या बचा 0.176 बचा अपॉन में 5 बचा, इधर क्या बचा 0.3010 बचा अपॉन में t बचा। इसकी मल्टीप्लाई करो, इधर इसकी गुणा इसके साथ, इसके इसके साथ, तो हमें चाहिए t, टाइम चाहिए, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3010 इंटू में 5 डिवाइड बाई 0.176। इसकी जब हम लोग गुणा करेंगे तो 5 0 0 5 1 5 5 0 0 5 3 15 यानी कि 1.505 डिवाइडेड बाई 0.176। अब बच्चों इसको हमें भाग करना है। अब आप इसका भाग करके देख लेना बच्चों, आपका जो भी मान आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा और इसका मात्रक लिख देना मिनट, ठीक है बच्चों। इसका आप एक बार भाग कर लेना, सवाल बिल्कुल राइट है, राइट आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। एक बार आप इस क्वेश्चन का जो है भाग करके देख लेना ताकि आपको हर एक चीज़ को क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, आप इसका पूरा भाग करके देख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब बच्चों अगला घाखंड क्वेश्चन है कि Fe डबल पॉजिटिव अपचायक जबकि Mn डबल पॉजिटिव एक आक्षेप कारक है। यहाँ पर लोन फेयर का चेंज होता है, अंतर होता है, ये सारी चीज़ों को यहीं से इन्वेस्ट करते हैं। अब एक क्वेश्चन मैंने कई बार पढ़ाया तो मेरे को बार बार पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आप इसको एक बार कर लेंगे, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। वहीं पर देखो एक क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सारे क्वेश्चन बच्चों मैं नेक्स्ट पार्ट में कराने वाला हूं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपको इसका पूरा का सलूशन देने वाला हूं, लेकिन इसका सलूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको ले लाऊंगा जिसमें हम आपका इसका सलूशन, क्योंकि अब हमें क्या करना है 1 से 2 क्वेश्चन ये वाले करने, इसमें कुछ टाइम कम ही लगेगा। एक क्वेश्चन इजिली से हो जाएंगे, न्यूमेरिकल ये भी हो जाएगा। यहाँ पर हमें इसमें कंपेयर करना है तो ये भी हो जाएंगे, दोनों कैसे हुए, अणुचुंबकीय प्रचुंबकीय होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, सारी चीज़ें, फ्रक्टोज की संरचना। ये थोड़ा लंबी क्वेश्चन हो जाएगा, बड़ा क्वेश्चन है, इसमें भी टाइम लग सकता है, हम करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद में हमारा हीरा जो हमारा क्रीम जो है इस क्वेश्चन पेपर की वो शुरू होती है। इसमें आपका लगभग काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसीलिए इसको हम नेक्स्ट जो लेक्चर अपलोड करेंगे उसमें करेंगे, जिसका पार्ट 2 आएगा। इसमें हम पूरा जो रिएक्शंस है, क्योंकि यहाँ पर देखो अब आप क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको एक बार समझ लो। मैं क्यों बार बार कहता हूँ रिएक्शंस की आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, रिएक्शंस ज़्यादा पढ़ना चाहिए। देखो अब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, जब एथिल ब्रोमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं इजिली रिएक्शन हो जाएगी। क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है इजिली हो जाएगी। यहाँ पर आगे कंपाउंड बनेगा, 1 से 2 स्टेप में इसको हम कंप्लीट करवाएंगे। क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ ये भी हो जाएगी। क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ये भी हो जाएगा। एथिल क्लोराइड को KOH के साथ, काफ़ी सरल रिएक्शन है। आप इसको करें या अथवा में इसको करें, और इसके दोनों के लिए आपको नंबर तो 5 ही मिलना है ना, तो आप रिएक्शन को कर लें। 5 रिएक्शन है, प्रत्येक रिएक्शन 1 नंबर की। अगर एक रिएक्शन नहीं पता तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर IPSC बिल्कुल सरल IPSC, देखो 1 2 3 4 नाम लिखे, इनका IPSC लिखना है तो आप, मैं एक बार बता दे रहा हूँ, देखो एक बार 1 2 3 एक नंबर, एक कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। अब हमें नंबरिंग किधर से करना है, इधर से करना है, तो हम लिखेंगे 2,2,3 ट्राई मेथिल मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंटेन 3 ऑल, इजिली इसका नामकरण हो जाएगा। इसका भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, इसमें 3 बार आल ग्रुप लगाए, इसका भी नाम लिखेंगे। सारे IPSC नामिंग बताने वाला। अब आप इस क्वेश्चन को करना चाहें तो IPSC नामिंग लिखिए, या फिर आपको अथवा में चांस दिए गए हैं, अथवा में भी आप इसका लिख सकते हैं। इसमें भी अभिक्रियाएं आपको पूर्ण करना है, ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसलिए आप IPSC नामिंग को करेंगे। अब बच्चों 7वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन से हम देख रहे हैं रिएक्शन के अलावा हमें अदर चांस दे रहा है। अब यहाँ पर भी रिएक्शन है, इसको हम करना चाहें क्योंकि ये यौगिक परिवर्तन है, यानी कि कैसे प्राप्त करोगे वो वाले रिएक्शन है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करें, या फिर ये काफ़ी ज़्यादा आपको जल्दी लग भी रहा होगा, तो आप इसको छोड़ दें, इसको कर लें, इजीली से हो जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों इधर भी आपका
खा खंड में भी रिएक्शंस आ रही हैं, तो आप इसको करें या फिर इसको करें। अब यहाँ पर नेम रिएक्शंस आ गए, एक कार्विल एमीन अभिक्रिया जो कि मैंने बताई, डायजोनीकरण, गैब्रियल थायराइड, तीनों रिएक्शन ऐसी हैं जो कि मैंने पढ़ाई हुई है। अब इसके लिए आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अब बताइए ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको हमारे लेक्चर से, हमारे वीडियो से नहीं फंस रहा पूरे पेपर में। तो इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन को करना है, हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को करना है, और इन सभी का मैं जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा ताकि आपको बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें, जो कुछ भी मैंने आज पढ़ाया है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट रहता तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अन्यथा आप एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि उससे बच्चों में मोटिवेशन मिलता है और काफ़ी टाइम लग जाता है आपका क्वेश्चन पेपर बनाने में, उसको सेट को हल कराने में। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो जरूर पूछिएगा।